गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ट्री इन्फोटेक। तो मैं हूँ आपके साइंस की टीचर और आजकल हम जो कर रहे हैं वो है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान यानी कि फिज़िक्स के अंदर हम ग्रेविटेशनल का चैप्टर जो है वो हमारा चल रहा है, ठीक है। और उसके अंदर हमने लगभग अपने सारे टॉपिक जो हैं वो कर लिए हैं। आज इससे रिलेटेड हम अपना लास्ट टॉपिक जो है वो कर रहे हैं, जो कि है केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। केपलर के ग्रहों के गति के नियम, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये पूछ लेते हैं आपसे कि जो ग्रह के नियम थे वो किसने दिए थे, ठीक है। या आपसे पूछ लेंगे ये कितने नियम थे, ठीक है। या वो आपको ऊपर स्टेटमेंट जो है लिख के देंगे, वो पूछेंगे ये कौन सा नियम है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आज देखेंगे कि केपलर ने कौन से 3 नियम दिए थे और उसमें उसने क्या बोला था, ठीक है। तो टॉपिक है केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हिंदी में बोले तो केपलर के ग्रहों के गति के नियम, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है कि केपलर की लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो थे वो किसने दिए थे? केपलर ने, ठीक है। हिंदी में पूछेंगे तो बोलेंगे कि ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे? तो ग्रहों के गति के नियम जो थे वो केपलर ने दिए थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये है कि केपलर ने कितने गति के नियम दिए थे, कितने ग्रहों के गति के नियम दिए थे? तो केपलर ने अपने 3 नियम जो थे ग्रहों के बारे में दिए थे, ठीक है। 3 नियम थे। जैसे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन 3 थे, वैसे ही केपलर के प्लैनेटरी मोशन के भी नियम जो थे वो 3 थे, ठीक है। याद रखिएगा कि न्यूटन ने सिंपल मोशन के लॉ दिए थे और केपलर ने जो है वो प्लैनेट के मोशन पे जो है अपने 3 नियम दिए थे, ठीक है। यही कन्फ्यूजन है। आप केपलर और न्यूटन का ध्यान रखना कि न्यूटन ने भी गति के नियम दिए थे, ठीक है, लेकिन वो सिंपल वो किसकी गति से रिलेटेड थे? ह्यूमन लाइफ से, ठीक है ना। ह्यूमन की लाइफ से या डेली उसमें जो थे वो सिंपल गति के नियम थे। लेकिन केपलर ने स्पेशली प्लैनेट की ग्रहों के गति के नियम दिए थे, ठीक है। तो 3 नियम हैं ये। और पहला नियम क्या है वो देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले नियम की। कक्षाओं का नियम, ठीक है। पहले नियम को जो नाम है, पहले नियम का नाम जो है, केपलर के पहले नियम का नाम है कक्षाओं का नियम। इंग्लिश में बोले तो लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो केपलर का पहले नियम का नाम क्या है? तीसरा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से, ठीक है। तो अगर आपको नाम तीनों के अलग अलग नाम है, ठीक है, तो पहले नियम का जो नाम है वो है कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट से रिलेटेड, ठीक है, कक्षाओं से रिलेटेड एक नियम जो है केपलर ने दिया और वो पहला नियम है, ठीक है। अब इसमें क्या बोलते हैं वो? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, ठीक है, में परिक्रमण करते हैं तथा कक्षाओं के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी इन्होंने बात बोली है, ठीक है। उन्होंने ये बताया है कि जो हमारे ग्रह हैं उनका ऑर्बिट किस तरह का होता है, वो कौन सा ऑर्बिट लेते हैं सूर्य के चारों ओर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, इंग्लिश में एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। मैं आपको दिखा देती हूँ कि एलिप्टिकल कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। कुछ एग टाइप शेप होती है, अंडे की जो शेप होती है वैसी शेप जो है, उस शेप में जो है हमारे प्लैनेट सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला है कि जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर एक एलिप्टिकल ऑर्बिट, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जो है घूमते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात करी। और आगे बोलते हैं तथा कक्षाओं के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। अब ये चीज़ क्या है? देखो, जो इलिप्टिकल शेप होती है ना, एक होती है ये इलिप्टिकल शेप और एक होती है बिल्कुल सर्कुलर शेप, ठीक है। अंतर है बहुत ज़्यादा। ये कैसी होती है? थोड़ी सी
इलिप्टिकल लंबी सी होती है एक तरफ को, है ना, और गोल जो शेप होती है वो तो चारों तरफ बराबर होती है। तो देखो जो हमारी गोल वाली शेप है ना, इसके अंदर एक फोकस होता है जो बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है। लेकिन जो इलिप्टिकल शेप है, इलिप्टिकल ऑर्बिट जो होता है, इसके अंदर दो फोकस बनते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ पे, ठीक है। तो इलिप्टिकल शेप के अंदर हमारे दो फोकस बनते हैं, ठीक है। तो इस कक्षा के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। तो एक कक्षा पे सूर्य स्थित होता है, हम मान लेते हैं कि हमारा दो फोकस में से इस पे सूर्य स्थित है। ये सूर्य हो गया और ये जो है हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। ये हमारी अर्थ और ये हमारा सन। तो इस तरह से जो है हमारे प्लैनेट जो है वो मोशन कर रहे हैं, ठीक है। हमारे प्लैनेट जो है वो ये वाला पाथ नहीं लेते हैं, सर्कुलर हमारे प्लैनेट नहीं मूव करते हैं। हमारे प्लैनेट जो है मूव कर रहे हैं वो किस ऑर्बिट में कर रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और बस यही बात जो है उन्होंने अपने फर्स्ट लॉ में बोली है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉ है, उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात बोली है कि हमारे जो प्लैनेट है वो सूर्य के चारों ओर किस ऑर्बिट में घूमते हैं, सिर्फ इतनी सी बात उन्होंने अपने पहले नियम में बताई है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है और इस नियम को कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट ही बोलते हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट कक्षाओं का नियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने, कैपलर ने इस नियम में ये बताया है कि जो कक्षा है, जो ऑर्बिट है, जो प्लैनेट ऑर्बिट लेते हैं सूर्य के चारों ओर, वो किस तरह का होता है, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि वो एलिप्टिकल होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, देखने में एलिप्टिकल होता है और इसमें एक फोकस पर जो है हमारा सूरज होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा हमारा लॉ, ठीक है। ये है कैपलर का पहला नियम। मेन आपने इसमें यही याद रखना है कि पहले नियम को क्या बोला जाता है, ठीक है। दूसरा, पहले नियम की जो है हमारी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, उसे किस तरह से जो है इसको डिफाइन किया गया है। तो बस आपको इतना जो है क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। अब देखते हैं कैपलर का दूसरा नियम। तो अब आता है कैपलर का दूसरा नियम, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन कैपलर के दूसरे नियम से, ठीक है ना, सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से। सबसे पहले तो कि दूसरे नियम को क्या कहा जाता है। तो दूसरे नियम का नाम है क्षेत्रफलीय चाल का नियम, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो लॉ ऑफ एरियल स्पीड, ठीक है। तो दूसरे नियम का नाम क्या है, क्षेत्रफलीय चाल का नियम, लॉ ऑफ एरियल स्पीड, ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, ठीक है, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है। तो इसको समझाती हूँ मैं कि क्या है ये। देखिए इनका क्या है, हमें पता है कि जो हमारा शेप है जिसमें हमारे प्लैनेट सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं वो इस तरह का है, ठीक है। अब ये है हमारा सूर्य, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है यहाँ पे, अर्थ। मान लीजिए कि 10 दिन के अंदर पृथ्वी जो है, 10 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर जो भी है, मैं ले लेती हूँ कि 20 दिन के अंदर, ठीक है, हम मान लेते हैं कि 20 डेज में पृथ्वी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ठीक है। नेक्स्ट 20 डेज में पृथ्वी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, फिर अगले 20 दिन में पृथ्वी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो 20-20 दिन में पृथ्वी ने इतना डिस्टेंस जो है तय किया है। अब ये लॉ क्या बोलता है कि अगर हम इसको जोड़ें, यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है, फिर यहाँ से ये, यहाँ से ये, ठीक है, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, ठीक है, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है।
अगर हम इस 20 दिन के अंदर जो एरिया वो चला है, अगर हम इस 20 दिन के अंदर, ये जो 20 दिन है इसमें जो है इतना एरिया जो है कवर किया, इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, ये निकल जाएगा। तो ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, हमने ग्रहों को सूर्य से जोड़ दिया। ठीक है, तो ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो इनका बोलने का मतलब क्या है कि अगर पहले 20 दिन में पृथ्वी यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, तो आपने इस एरिया का जो है क्षेत्रफल निकाल दिया। मान लीजिए ये आ गया आपका A1। फिर अगले 20 दिन में पृथ्वी यहाँ से यहाँ गई, आप इसका भी क्षेत्रफल निकाल लो, इसको आप नाम दे दो A2। ठीक है, फिर पृथ्वी अगले 20 दिन में यहाँ से यहाँ गई, आप इसका भी क्षेत्रफल निकाल लो और नाम दे दो A3। आप देखोगे कि A1 बराबर है A2 के, बराबर है A3 के, मतलब आपके तीनों ही क्षेत्रफल जो है वो एक ही आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल लॉ है। ये बोलते हैं कि अगर समय अंतराल एक है ना, अगर आपने 20 दिन के अंदर लिया है, ठीक है, 20 दिन के बाद आपने क्षेत्रफल को गिना है, तो वो क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर समय अंतराल जो है समान है, अगर जो है हमारा टाइम जो आप ले रहे हो वो समान है, तो क्षेत्रफल भी जो है वो समान आता है। तो अब एक बार फिर से देखिए कि ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा इमेजिनरी है, हम जोड़ लेते हैं। समान समय अंतराल में 20 दिन लिए हमने, समान क्षेत्रफल तय करती है, वो एक ही क्षेत्रफल जो है वो तय करेगी। अगर आप अगले 20 दिन लोगे फिर से, तो वो भी जो है आपका बराबर आएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात उन्होंने बोली कि अगर जो प्लैनेट है, अगर आप उसमें देखना चाहते हो कि वो कितने टाइम में कितना एरिया जो है वो कवर करती है, क्षेत्रफल कवर करती है, तो सबसे पहली बात तो है आपको समय अंतराल जो है वो समान लेना होगा। आप चाहे तो एक दिन के अंदर भी देख सकते हैं, हर एक दिन का देखेंगे तब भी आपका जो क्षेत्रफल है वो सेम आएगा। आप चाहे 5 दिन के बाद देखो, लेकिन आपका समय अंतराल जो है वो समान होना चाहिए। अगर आप यहाँ 5 दिन के बाद देखना चाहते हो तो अगला भी आपको 5 दिन में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर समय अंतराल सेम है, ठीक है, अगर आपने समय अंतराल जो है वो सेम लिया है, तो आपके पास क्षेत्रफल जो ग्रह तय करेगा वो भी एक समान ही आएगा। ठीक है, तो ये था केपलर का दूसरा नियम। ठीक है, इसका नाम है क्षेत्रफलीय चाल का नियम, लॉ ऑफ एरियल स्पीड। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने इसमें यही बोला कि जो हमारा प्लैनेट है वो समान समय अंतराल में क्षेत्रफल जो है वो भी समान ही तय करता है। ठीक है, आप इसको जोड़ लो, आप अपना एरिया जो है इसका निकाल लो, आप देखोगे कि ये एरिया इसके बराबर है, ये एरिया अगले के बराबर है। ठीक है, बस आपका जो मेन चीज़ है वो क्या है, समय अंतराल। ठीक है, तो ये तो था केपलर का दूसरा नियम। ठीक है, अब इस नियम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात एक और है, ठीक है, कि यह जो नियम है वो कोपीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये कि केपलर का दूसरा नियम किस पर आधारित है। ठीक है, तो केपलर का दूसरा नियम जो है वो कोपीय संवेग संरक्षण नियम, इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर आधारित है। तो इसको आप लिख लीजिए अपने पास कि हमारा केपलर का दूसरा नियम जो है वो कोपीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। ये नियम क्या है, कुछ नहीं है, मोमेंटम का नियम है, संवेग का नियम है। ठीक है, पहले भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने आपको बताया था कि संवेग जो है वो पहले और बाद में जो है वो एक समान रहता है। ठीक है, तो उसी तरह का नियम है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। आप सिर्फ इसको लिखिए कि यह नियम जो है वो संवेग, कोपीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केपलर का दूसरा नियम किस पर आधारित है, तो उसका आंसर है ये। ठीक है, तो ये तो था हमारा केपलर का दूसरा नियम। ठीक है, केपलर ने पहले नियम में क्या बोला था कि हमारे जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में दीर्घ वृत्ताकार में जो है घूमते हैं। ठीक है, और दूसरे नियम में उन्होंने बोला कि समान समय अंतराल में ग्रह जो है वो समान क्षेत्रफल तय करते हैं। ठीक है, तो ये था केपलर का दूसरा नियम।
अब देखते हैं केपलर का तीसरा नियम। तो अब करते हैं केपलर का तीसरा नियम, ठीक है। सबसे पहले केपलर का तीसरा नियम, तीसरे नियम को क्या बोला गया? परिक्रमण कालों का नियम, लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। तो केपलर के तीसरे नियम को बोला गया लॉ ऑफ पीरियड्स, परिक्रमण कालों का नियम। पढ़ते हैं कि ये क्या था, ठीक है। तो किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है, ठीक है। एक तो इस नियम की है आपकी स्टेटमेंट जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट कई बार लिख के दी जाती है, ठीक है, कि किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष यानी कि सेमी मेजर एक्सिस के तृतीय घात के समानुपाती होता है। ये कौन सा नियम है? तो ये है केपलर का ग्रहों की गति का तीसरा नियम, ठीक है। मेन जो यहाँ से है वो है इसका फॉर्मूला, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कहने का मतलब क्या है? इन्होंने ये बोला है कि जब कोई भी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करता है, तो उसके जो हमारा टाइम का वर्ग है, ठीक है, जो टाइम वो लगाता है, ठीक है, एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो टाइम लगाता है, ठीक है, वो एकदम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के, ठीक है। वो एकदम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होता है। सेमी मेजर एक्सिस मतलब जो सेमी मेजर एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है, जो भी लेंथ होती है हमारी अर्ध दीर्घ अक्ष की, उसकी तृतीय घात के जो है समानुपाती होता है, ठीक है। थोड़ा सा याद करने वाला ये यहाँ पे लॉ है, ठीक है, समझने वाला बस इसमें यही है कि जो भी टाइम एक प्लैनेट जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमने में लगाती है, ठीक है, जो भी टाइम अगर पृथ्वी को जो है 365 डेज जो हैं, ठीक है, वो लगता है पृथ्वी को सूर्य के इर्द गिर्द घूमने के लिए, तो टाइम का स्केयर बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अर्ध दीर्घ अक्ष के, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में सेमी मेजर एक्सिस होगी उसके तृतीय घात के समानुपाती जो है हमारा वो टाइम पीरियड रहता है। मेन जो है इसमें वो है ये फॉर्मूला। आपको कई बार फॉर्मूला दे देते हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। ये कौन सा नियम है? केपलर का पहला नियम है, न्यूटन का दूसरा नियम है, या केपलर का तीसरा नियम है, या कोई सा भी नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे F इज इक्वल टू एम ए न्यूटन का दूसरा नियम था, वैसे ही टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब जो है वो केपलर का कौन सा नियम है? तीसरा नियम है, ठीक है। तो ये थे केपलर के 3 नियम, ठीक है, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। इन नियमों का स्पेशली क्या नाम है आपको ये याद रखना है, ठीक है। इन नियम की स्टेटमेंट क्या थी आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जो केपलर का दूसरा नियम था वो किस पे आधारित था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो कोपीय संवेग संरक्षण के नियम पे वो आधारित था। और आपको ये याद रखना है कि केपलर के तीसरा नियम जो है वो क्या बोलता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। तो ये तो थे केपलर के हमारे प्लैनेटरी के मोशन, ठीक है। कई बार आपको यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड हमारी जो वर्ड्स जो वोकैबुलरी रहती है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं कुछ टर्म्स को जो ग्रेविटेशनल जो चैप्टर है उससे थोड़ी सी जो है रिलेटेड है, ठीक है। पहला देखिए, पहला क्या लिखा है? पैरागी, ठीक है, या पैराजी, तो जिसे हिंदी में हम बोलते हैं उपभू, ठीक है। पैराजी जिसे हिंदी में बोला जाता है उपभू। आपको ये याद रखना है कि पैराजी क्या होता है। ये क्वेश्चन आता है, ये ज्योग्राफी में भी जो है आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, साइंस ज्योग्राफी दोनों का ही ये टॉपिक है। तो आपको याद रखना है कि पैरागी क्या है, उपभू क्या है। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है तो उसे पैराजी यानी उपभू बोला जाता है।
पेपर में आता है कि उपभू क्या है, तो उपभू है चंद्रमा और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट जब डिस्टेंस जो है आपके चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में रहता है तब उसको हम कहते हैं, उस मतलब वो जो हमारी एक जो स्थिति है उसको हम क्या बोलते हैं, पेराजी, उपभू, ठीक है। इससे ठीक उल्टी है अपोगी, जिसे हम बोलते हैं अपभू, ठीक है। ये है उपभू, ये है अपभू, ठीक है, इंग्लिश में अपोगी। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी, जब चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो सबसे ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, एपोगी, यानी अपभू, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी, ठीक है। तो चंद्रमा पृथ्वी से रिलेटेड दो टर्म्स है, पेरागी और एपोगी, उपभू और अपभू। उप होगा तो सबसे कम दूरी होगी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, और अगर अपभू होगा तो इसका मतलब है आपके चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो क्या है, अधिकतम, ठीक है। उसके बाद है हमारा दूसरा पेरिहेलियन एंड अपहेलियन, ठीक है, हिंदी में उपसौर या अपसौर, ठीक है। अभी हमने बात की चंद्रमा और पृथ्वी की, अब है सूरज की, ठीक है, पृथ्वी और सूरज की। अब वही है ये, जब पृथ्वी और सूरज के बीच में न्यूनतम दूरी होगी, वह समय जब पृथ्वी सूरज के सबसे ज़्यादा पास होती है, ठीक है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं पेरिहेलियन, यानी कि उपसौर, ठीक है। तो उपसौर क्या है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है वो सबसे न्यूनतम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उपसौर, ठीक है। अब देखते हैं अपहेलियन क्या है, यानी कि अपसौर। अपहेलियन है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी जो है सबसे ज़्यादा होती है, मतलब जब मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, ये आपका सूरज है और ये आपकी है हमारी पृथ्वी, तो यही वो दूरी है जब हमारी पृथ्वी जो है वो सूरज से सबसे ज़्यादा दूर होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपसौर। और जब पृथ्वी यहाँ होगी तो दूरी क्या होगी, सबसे कम, यहाँ पे नहीं, तकरीबन यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पर इस वक्त जो दूरी है वो होगी सबसे कम, तो जब दूरी सबसे कम है वो है उपसौर यानी कि पेरिहेलियन, और जब सूरज और पृथ्वी की दूरी है सबसे ज़्यादा तो उसे बोलते हैं अपहेलियन यानी कि अपसौर। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारी पृथ्वी सूरज के सबसे पास किस दिन होती है, तो हमारी पृथ्वी सूरज के सबसे पास 3 जनवरी को होती है, और हमारी पृथ्वी सूरज से सबसे दूर किस दिन होती है, तो वो होती है 4 जुलाई को। यह आप डेट याद रखिएगा कि सबसे पास 3 जनवरी को और सबसे दूर 4 जुलाई को हमारी पृथ्वी होती है। कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है कि उपभू क्या है, अपभू क्या है, उपसौर क्या है और अपसौर क्या है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हमारी पृथ्वी सूरज के पास होती है, पृथ्वी सूरज के जितनी पास होती है उसकी वेग उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है। पृथ्वी जब सूरज के पास होगी तो उसकी वेग जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पृथ्वी की वेग स्वार्धिक किस स्थिति में होती है, तो पृथ्वी की वेग जो है वो स्वार्धिक पेरिहेलियन में होती है, उपसौर। जब पृथ्वी सूरज के सबसे पास होती है तो उसका वेग भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्वार्धिक जो है हो जाता है, तो वो कौन सी स्थिति होती है, पेरिहेलियन, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो इस चैप्टर से रिलेटेड भी थी और आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। पेरागी, एपोगी, पेरिहेलियन, अपहेलियन, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का चैप्टर, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी अब कंसेप्ट बनते थे पूरी मैंने कोशिश की है कि वो आपको मैंने समझाए हैं, ठीक है। तो आज हमारा ग्रेविटेशनल का जो चैप्टर है वो यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बार बार इन चीज़ों को देखिए, आपको समझ आएगा, ठीक है। एक बारी में ज़रूरी नहीं है समझ आए, बट अगर आप इसको देखोगे और आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। तो कल हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।